केदारनाथ की कमान, जारी है सियासी घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। अयोध्या और बद्रीनाथ में हुए चुनाव के बाद सबकी नजर केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए केदारनाथ उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, तो कांग्रेस इस चुनाव को जीतकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से वापस करना चाहती है। यही वजह है कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। लेकिन जनता का फैसला क्या कुछ होगा, 23 नवंबर को साफ तस्वीरें सभी के सामने होगी। चुनावी शोर भले ही थम गया है, लेकिन जो चुनावी बयानबाजी है वो नतीजे आने तक जारी रहेगी। जी हाँ, नतीजे आने में वक्त है, लेकिन जीत के दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। इस उपचुनाव में भाजपा और भाजपा का एक तरफ से चुनावी वादा है, चुनावी दावा है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा राज्य और केंद्र सरकार की विकास योजनाओं, विशेषकर केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर विजय का भरोसा है। तो वहीं कांग्रेस की पूरी रणनीति राज्य और केंद्र सरकार के विरुद्ध पिछले 7 से 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी पर टिकी है। यानी कि दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। चुनावी हुंकार भरते समय तमाम वादे भी जनता से किए गए। ऐसे में तमाम सवाल है जो अपने खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ उपचुनाव का ऐलान हुआ तो सियासी तीर छोड़े जाने लगे। चुनावी शोर जरूर थम गया है, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। हालांकि केदारनाथ की जनता दूध का दूध पानी का पानी करने को तैयार है। यानी कि जनता के दिल में कौन बसता है, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। दरअसल केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका है। ये चुनाव न केवल भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, बल्कि राज्य में राजनीतिक समीकरणों को भी नया आकार देने का संकेत है। महिला प्रत्याशियों की जीत का मिथक दोहराने की कोशिश में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि कांग्रेस इसे तोड़ने के लिए संघर्षरत है। 23 नवंबर को मतगणना के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि 3 महीने की तैयारी और 17 दिन के तीव्र प्रचार का फल किसके खाते में आता है। लेकिन नतीजा है, उससे पहले ये सियासी बयानबाजी सुनाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर प्रचार प्रसार बहुत ही बेहतर तरीके से किया, सभी कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बिठा करके किया और हम पूरे आश्वस्त हैं कि एक बार फिर हमारी मातृशक्ति आशा नोटियाल जी के रूप में वहां से जीतने जा रही है। पहले भी हमारी मातृशक्ति वहां से जीती विधायक के रूप में रही है और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वहां से मत मिलने जा रहा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने तो पहले ही हार मान ली अपनी, और हार के चलते ही वो इस तरह की अनगर बयानबाजी कर रहे हैं और उस हार से बचने के लिए कभी मशीनरी का दुरुपयोग, कभी जो है कर्मचारियों का दुरुपयोग, कभी हर तरीके से वो अपना परपंच षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है वहां की जनता, केदारनाथ की जो प्रबुद्ध जनता है, वो इनके षड्यंत्र में कभी नहीं आएगी और वो अपने मत का प्रयोग करेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर वहां से परचम लहराने का मौका देगी। कि जिस तरह मैं वहाँ माहौल देखा है, उससे मैं आश्वस्त हूँ कि केदारनाथ की जनता भाजपा के घमंड को, भाजपा के जो अहम है, जो चाहे मंदिर को लेकर, केदारनाथ मंदिर को लेकर, यात्रा को लेकर, अग्निवीर को लेकर, जो उन्होंने अतिक्रमण के नाम पर वहाँ छोटे छोटे व्यापारियों को नुकसान किया है, ये जो सारे मुद्दे हैं, चाहे चोपता में पॉलिटेक्निक के निर्माण की बात हो, डिग्री कॉलेज के निर्माण की बात हो, ये जो सारे मुद्दे हैं, उससे निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि केदारनाथ की जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी, कांग्रेस को विजय बनाएगी। तो दोनों ही तरफ डंके की चोट पर यह कहा जा रहा है कि केदारनाथ उपचुनाव में जीत उनकी ही होगी। भाजपा ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरे राज्य और केंद्र की ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही केदारनाथ क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की छड़ी लगा दी है। प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक की घोषणाएं कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से भावात्मक जुड़ाव भाजपा के लिए सबसे बड़ा सहारा है। तो वहीं कांग्रेस ने चुनावी दंगल में बीजेपी को भ्रष्टाचार से लेकर कुप्रबंधन तक तमाम मुद्दे पर सरकार का घेराव किया है। बहरहाल किसे मिलेगी केदारनाथ में मातृशक्ति का आशीर्वाद, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। भले नतीजे आने में वक्त हो, लेकिन जीत के दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। खास मेहमान से आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ आशीष नौटियाल है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन है हमारे साथ।
वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत है हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं आशीष नौटियाल जी आपके पास ही आना चाहूंगी। आशीष जी, जीत के दावे भरती हुई कांग्रेस पार्टी लगातार नजर आ रही है, इसके पीछे कोई खास वजह? खास वजह है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से केदारनाथ के अंदर अन्याय किया, और केदारनाथ ही नहीं पूरे देश के साथ जो अन्याय किया, उससे जनता त्रस्त है। और निश्चित जनता जो है विकास की राजनीति को वोट देगी, नफरत की राजनीति। लेकिन आशीष जी, बार बार बीजेपी के जो भी दिग्गज नेता है वो आपको 2013 की त्रासदी की वो तस्वीरें याद दिलाते हैं। निश्चित हम भी उनको याद दिलाना चाहते हैं, जब 2013 में त्रासदी आई थी, कितनी भयंकर स्थिति हो चुकी थी उस समय, हम लोग सब जानते हैं इस बात को। और किस प्रकार से माननीय हरीश रावत जी ने इस सब स्थिति को संभालने का काम किया और वहां का विकास करने का काम किया, वहां सड़कें बनाने का काम किया। और अब जब हम वहां गए, केदारनाथ गए, अभी हमारी यात्रा गई, तो देखा हमारी बनाई गई सड़कें भी वहां नहीं है। तो बड़े बुरे हाल है। उन्होंने केदारनाथ धाम के नाम पर करोड़ों रुपए खाने का काम किया है। जिन लोगों ने मंदिरों को तक नहीं छोड़ा है, केदारनाथ मंदिर के अंदर सोना चोरी करते हैं, केदारनाथ धाम को दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, तीर्थ पुरोहितों के मकानों को तोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की अगर घटनाएं करेंगे तो जनता इनको साथ कैसे देगी? और इनके लड़की को के साथ क्या करा इनके नेता ने, सब जग जाहिर है। महिला सुरक्षा हो, आप लोग कहती हैं कि मातृशक्ति आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा ही आप पे हमलावर नजर आ रही है, वो तमाम दृश्य आपको दिखाती हुई नजर आ रही है। जी, मैं तो ये क्योंकि चुनाव थम गया है और अब जनता के हाथ में जनता क्या फैसला देती है इसका हम लोग इंतजार करते हैं और डिबेट को काफी सकारात्मक रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे कांग्रेसी शायद हजम नहीं कर पाते, शांतिपूर्ण डिबेट हो जाए। इनकी हालत कांग्रेसियों इस वक्त किसानी नोट में स्थिति इनकी हो है और हाथ उनको दिखाई दे रहे हैं और सबके आगत बयानबाजी करके केवल और अपने आप में लोगों को संभावना देने कर रहे हैं। देखिए, चुनाव में आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस का कैंडिडेट घोषित हुआ तो केवल और गणेश गुंजाल जी के अलावा वहां पर मुझे बताया कि नेता अच्छे तरीके से उन्होंने कहा जिम्मेदारी है, टिकट रहने तो जिम्मेदारी मेरी है। अध्यक्ष भी इनका वहां पर इतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और दावे बड़े झूठ बोल करके कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है जिसने कोई घर भी थोड़ा किसी ने जाने और वहां पर करने से आज तो गलत ये छुटवाने वाले भी नहीं है और प्रदेश को छुटने वाले भी। चलिए कमलेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ पा रही है। मैं चाहूंगी अपनी टीम से कि वो आपकी आवाज को जरूर दुरुस्त करे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी मौजूद है। गजेंद्र जी, जो तमाम बयानबाजी, हालांकि अभी नतीजे आने बाकी है, लेकिन उससे पहले आप देखिए जीत के दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, दोनों ही आत्मविश्वास के साथ चुनावी दंगल में मौजूद है। इस डिबेट के खत्म होने के लगभग 12-14 घंटे बाद जो पोलिंग स्टार्ट होनी है, उसको लेकर अब सबके मन में सवाल है कि आखिरकार अब जो मतदाता है वो क्या लेकर जो है किस माइंडसेट के साथ में वोट कास्ट करेगा। आज हमने बहुत सारे वहां के लोगों से बात करी और मुझे एक गणेश पवार नाम के एक भाजपा के कार्यकर्ता से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी एक बार जो है वहां का जो केदारनाथ जी में सोना और पीतल का जो विषय था उसको लेकर सोशल मीडिया में लिखा और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा किया और अब उनके ऊपर चार्जशीट भी हो गई है। आपको ये भी मालूम होगा कि इस संदर्भ में मैंने भी जब सोशल मीडिया में लिखा था तो मुझे भी उसमें पार्टी बनाया गया है। तो ये दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो विषय था सोना और पीतल वाला, जिसको लेके पूरे देश में शोर था, वहां के साधु संत पंडे पुजारी पुरोहित तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए और उसके ऊपर ठीक इस उपचुनाव से पहले ये चार्जशीट मुझे लगता है कि निश्चित रूप से किसी न किसी षड्यंत्र का एक हिस्सा होंगी। और नहीं तो जिस व्यक्ति ने ये मुकदमा लिखवाया था उसके द्वारा लिखित में दिया गया है कि मैं इस मामले में कोई विधिक कार्रवाई नहीं चाहता हूं। इसका मतलब धामी जी के आसपास कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो धामी जी की विदाई की कामना कर रहे हैं या उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। कमलेश जी, जो विषय एक मिनट में खत्म कर लो अपनी बात, जो गंभीर विषय है कि वो है कि कल सुबह जब आदमी वोट कास्ट करने जाएगा तो कांग्रेस और जो दूसरे लोग हैं
उनके ओर से एक सिंगल पॉइंट पे जो है चुनाव का मुद्दा रखा गया है, वो केदारनाथ है। वहां पर केदारनाथ का सोना मुद्दा है। केदारनाथ जी का मंदिर जो दिल्ली में बनाने की बात थी, वो एक मुद्दा है। केदारनाथ के मंदिर के बाद जो यहाँ पर यात्रा रोकने का 56 दिन तक वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं, यात्रा डिस्टर्ब रखी गई। और उस बीच में आदि कैलाश के नाम पर प्रधानमंत्री जी का जो है पिथौरागढ़ आना, वहां पर उसका भूमि पूजन होना, वो तमाम काम होना, इसको ये भी बड़ा मुद्दा बनाया गया है। ये वो तमाम सवाल है कि यात्रा डिस्टर्ब होना और पूरी तरह से जिस प्रकार से अभी भी मतलब ये कहीं भी विकास की बात हमने होते हुए किसी चुनाव प्रचार में नहीं देखी। वहां पर तो दोनों ही तरफ से विकास की बात नहीं की गई, विकास का मुद्दा नहीं उठाया गया। कमलेश रमन जी, ये सारे के सारे मुझे लगता है कि जो जिनकी अभी कमलेश जी बात कर रही थी, गणेश गोदियाल की पिच पर ये लोग बैटिंग कर गए। और मुझे लग रहा है कि अगर इसी पॉइंट पर ये बैटिंग करे होंगे तो निश्चित रूप से जो आने वाले समय में जो जब कल लोग वोट कास्ट करने जाएंगे, अगर उस मुद्दे पर होगा तो निश्चित रूप से ये जो है बहुत चिंताजनक इन लोगों के लिए होगा। कमलेश जी, अब बीजेपी पार्टी करती है गजेंद्र भाई डिसाइड करके डिबेट किया था जी। विकास की बात तो कमलेश जी बीजेपी पार्टी करती है, लेकिन विकास का मुद्दा इस चुनावी दंगल में नजर नहीं आया। देखिए, अगर श्रुति जी अगर विकास का होता, क्या होता, लोगों ना पहुंचे तो क्या दोबारा बनती? क्या यहाँ लोग जो है करके जाते हैं कहाँ? तो मुझे लगता है कि जनता बहुत ही मजबूत जनता है, जनता है, जानती है कि वोट कर रहा है। और केदारनाथ में मातृशक्ति पहले रही है और अभी भी हमें है पूरा भरोसा जनता पर, मातृशक्ति को आशीर्वाद देंगे। और केदारनाथ में तो वोटर महिला, तो महिला और इस उत्तराखंड में अहम भूमिका निभाई और महिलाओं को करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से किया। उनको आगे तक योजनाबद्ध तरीके से करने का जो सिलसिला शुरू किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लगता है कि बौखलाहट अंदर है ऐसे नेता जो प्रदेश को लूटते है, ऐसे नेता वहां पर बैठे हैं जो चुनाव नहीं कर रहे थे, बल्कि कांग्रेस में काफ खिंचाई करने का काम कर रहे थे। रही बात के चुनाव की, मैं आपको क्या भरोसा कह रहे थे, क्योंकि गजेंद्र भाई एक तरफा खिंचाई बैठते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना है और जो एक मतलब यहाँ पर साफ रखते हैं गजेंद्र भाई और हमें जो उनके मन में कहने का काम करते हैं। लेकिन एक होना चाहिए, अगर वो ये काम मुझे लगता है ज्यादा होगा। अब केदारनाथ वोटिंग होगी, तैयारियां चलिए कमलेश जी, वापस आऊंगी आपके पास। आशीष नौटियाल जी, जो मशीनरी का दुरुपयोग हो या ईवीएम पर जो ठिकरा फोड़ दिया जाता है, इसका जवाब दीजिए। मैं यही कहना आपकी रात हम लोगों के लिए बड़ी अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अरे कमलेश जी आपकी उन्होंने हमें 2 दिन पहले देखा किस प्रकार से उन्होंने जो है ये तो सुनाई नहीं दे रहा भैया, क्या बोल रहे हैं? केदारनाथ तो मुझे लगता है अपनी तरीके से कमलेश जी आप किससे बात कर रही हैं? क्या जवाब अपने हालात, क्या जवाब करता हूँ? हाँ, तो 5 एक दूसरे वाले में फुटबॉल का काम करते हैं। आपने देखा चुनाव के अंदर केवल और एक नेता का है जो दिखाई पड़ रहा था, बाकी बयान नेतागिरी कर पकड़ी जा चुकी है। कमलेश जी, आशीष जी का जवाब सुन लीजिए। जब आपकी बारी खत्म होती है तो चुप रहिया करिए। तो ये किस तरह से केदारनाथ के अंदर क्या हरकतें कर रहे हैं जग जाहिर है। परसों देखिए, महिला प्रत्याशी होने के बावजूद वहां पर शराब बांटने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को।
केदारनाथ एक देवभूमि, केदारनाथ जैसी देवभूमि के अंदर जहाँ बाबा केदार का निवास है, उस जगह पर आप शराब बांटने का काम कर रहे हैं। उससे पता लगता है कितना अत्याचार करेंगे आप जो सोना चोरी करते हैं, आप सोना भी चोरी कर लेते हैं, आप वहाँ पर शराब पहुँचा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह हरकत करते हुए। अपनी ओछी राजनीति, इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रहे हैं आप। बताएं, आपने बाबा केदार को नहीं छोड़ा, किस तरह के बेसर लोग हैं आप। एक राजनीति के चक्कर में क्या क्या हरकतें कर रहे हैं और बाबा केदार के द्वार पे आप शराब पहुँचाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। निश्चित आज के दिन पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा के हर कार्यकर्ता पे नजर बना के रखेगा। किस तरह से आप लोग जो है धन बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, शासन प्रशासनों को अपने आगे पीछे लगा रखा है। हमने आज निश्चित देहरादून के अंदर जो वार रूम बनाया गया है, कांग्रेस पार्टी ने वार रूम बनाया चुनाव के मद्देनजर, उसमें अपने सारे पार्टी के बूथ अध्यक्षों ने फोन किया है कि वहाँ पर बिल्कुल अपने रखें, जनता हर आदमी का दायित्व पकड़ना। चलिए ठीक है आशीष जी, पालन करें। कमलेश जी, चुनावी दंगल में तो मुद्दे की बात नहीं की गई। आशीष जी, मुद्दे की बात करिए। आखिर क्यों जनता आपको चुने? सवाल तो यही होगा ना जनता के मन में। इसी सवाल के साथ उसी जवाब का इंतजार करने के बाद वो आपको वोट देगी, मुझे लगता है। बिल्कुल। अब कमलेश जी डिस्टर्ब न कर रहे तो लेकिन ठीक है, डिस्टर्ब न करें आप। ठीक, कमलेश जी आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। आशीष जी, जनता को हमें चुनने का कई कारण है श्रुति जी। तो क्या वो 2013 की त्रासदी भूल जाएगी और 2024 में जो कम समस्याओं का उत्पन्न हुआ, जो कम समस्या वो देखी? 13 की त्रासदी जो आई थी, हाँ। उसके बाद जिस प्रकार से माननीय हरीश रावत जी द्वारा वहाँ पर निर्माण कार्य किया गया, वो जग जाहिर है, सब जानते हैं। सिर्फ इन लोगों ने उसके नाम पर हल्ला किया क्योंकि ये मंदिरों की राजनीति करने वाले लोग हैं। इन्होंने मंदिर के नाम पर भी राजनीति करने का काम किया, लोगों को ठगने का काम किया। या तो पहले झूठ बोला कि सोना लगाया, या अब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि सोना चोरी नहीं हुआ। तो इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने मंदिर के अंदर से सोना चुराने का काम किया है। सनातन के नाम पर इन्होंने जरूर सरकार बनाई, लेकिन सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा ले सकती है, उससे बड़ी दुश्मन मुझे नहीं लगता सनातन धर्म की कोई है। जिसने गंगा सफाई के नाम पर राज्य में सरकार बनाई, उसने आज गंगा का क्या हाल कर रखा है, ये जग जाहिर है। गंगा के नाम पर भी करोड़ों रुपए खाने का काम किया। सुनती जी, कई कारण है। अगर आप नफरत खत्म करना चाहते हैं देश के अंदर से, तो कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना होगा, तभी नफरत खत्म होगी। नहीं तो भाई भाइयों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मणिपुर के हालात देखें, किस तरह से अपनी बात तो करते हैं, हमसे आतंकवादी डर गए, लेकिन वहां देखें क्या हाल है। रोज कर्फ्यू लग रहा है, मोबाइल बंद करने पड़ रहे हैं, वहाँ इनकी ही सरकार है। यानी कि नफरत की राजनीति बीजेपी पार्टी कर रही है। वहाँ नफरत है। ठीक है, युवाओं को रोजगार के लिए कांग्रेस पार्टी जरूरी है। वो मुद्दे नजर आ गया आपको, युवा रोजगार के मुद्दे पर केदारनाथ में कांग्रेस को वोट देता हुआ नजर आएगा, या फिर जनता कांग्रेस के लिए जनादेश देगी? श्रुति जी, देखिए अभी इन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर मंदिर ले जाने का इन्होंने जो है गलत काम भारतीय जनता पार्टी एक सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से ये जवाब दिए। जो इन्होंने अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अगर मंदिर इन्होंने अगर वो नहीं है तो दिल्ली में वो गलत है। और दूसरी बात, हमने जब जैसे ही मुख्यमंत्री जी को पता चला कि जनता का जो है विरोध है, तुरंत उसको वापस लिया और एक बनाया कोई भी हमारा था राज्य ने जाकर क्या ये हिम्मत दिखा सकती नहीं ना। जब वहाँ पे जो किया ठीक है कमलेश जी। रावत जी, जिस तरीके का आरोप विपक्षी पार्टियां भाजपा पर लगा रही है कि चुनाव में मतदान के दौरान मशीनरी दुरुपयोग किया गया तो फैसला बदल जाएगा, जनादेश बदल जाएगा, कितनी सच्चाई इसमें? दरअसल मशीनरी बदलने का जहां तक सवाल है, इस प्रकार का सबसे पहला सवाल इस देश में तब आया था जब 2009 का जो चुनाव जब भाजपा हारी थी, तो सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी सवाल को लेकर आए थे
कि क्या ये जीत जो है ईवीएम से करवाई गई है। और इनके एक प्रवक्ता है जीवीएल नरसिम्हा, उन्होंने ईवीएम के ऊपर बाकायदा किताब लिखी थी। तो ये मशीनरी का सवाल, ये तमाम बातें हैं, अगर ये जो भी है ये तो ये जाने, लेकिन असल बात ये है कि जो केदारनाथ का मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी से कन्विंस है, कांग्रेस है या अदर्स है। इसके बीच में एक बड़ा फैक्ट ये निकल कर आया है कि वहां जो निर्दलीय चुनाव लड़े त्रिभुवन सिंह चौहान, उन्होंने भी विगत कुछ समय से अपनी एक अच्छी खासी पैठ वहां बनाई है। और ये बताया जा रहा है कि उनको जो मिलने वाला वोट है वो बहुत निर्णायक होने वाला है। और क्योंकि वो उसी वैली से आते हैं जहां से आशा नौटियाल जी हैं, तो इनका ये मानना है कि अगर ज्यादा वोट उनको पड़ गया तो निश्चित रूप से आशा नौटियाल को नुकसान हो सकता है। दूसरा एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि आशा नौटियाल के प्रति या भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये केदारनाथ मंदिर को लेकर, सोना चोरी को लेकर और यात्रा डिस्टर्ब करने को लेकर, केदारनाथ में बुलडोजर चलाने को लेकर जो भी इश्यू थे उसको लेके बीजेपी के खिलाफ जो माहौल था, हो सकता है कि वो जो त्रिभुवन चौहान को वोट मिले वो आक्रोश वहां डाइवर्ट हो जाए और उससे शायद वो कुछ जो है फायदे में रहे बीजेपी, उनको लगे कि उनके अगेंस्ट वोट नहीं पड़ा। ये वहां के ताजा फैक्ट है। जी, दो दलों के बीच लड़ाई में तीसरे को फायदा होगा। देखिए, ये तो वक्त बताएगा किसको फायदा होगा। फायदा जनता को होना चाहिए, दलों को फायदा नहीं होना चाहिए, फायदा जनता को होना चाहिए। और जनता के फायदे के लिए चुनाव लड़े जाते हैं, जनता के फायदे के लिए चुनाव में जाया जाता है। निश्चित सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। बाबा केदार सबको देख रहे हैं, जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होगा। लेकिन हाल यह है कि हमें अपनी राजनीतिक चक्कर में भगवानों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, भगवानों का नाम नहीं लेना चाहिए। प्रभु के नाम पर जो राजनीति करता है वो सबसे बड़ा ठग होता है। साधु के देश में राक्षस आ रखे हैं, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकक्योंकि ये लोग अपने राक्षस प्रवृत्ति के कारण कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। कमलेश जी, जी राक्षस देखिए श्रुति जी, इस वक्त चुनाव थम चुका है और जनता जो योजना जो लेकिन आशीष जी कह रहे हैं कि आपने भगवान का भी इस्तेमाल किया, आप लोग ठग हैं, लोगों को ठग रहे हैं। श्रुति हाँ। मुझे लगता है कि अपना खुद का खुला समझ वो ये सोच धर्म को आगे दे। अरे धर्म में जातियों को जातियों को बांटने का धर्म को आगे हम रस्ते में राज क्या काम कर रहे, आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे। यात्रा चलाई इस वक्त तारा जी से वो पूरी यात्रा थी जिसमें उनके साथ नहीं खड़े। लेकिन कमलेश जी, जिस तरीके से बद्रीनाथ हो मैंगलोर में जिस तरीके से बीजेपी को मात मिली, हार मिली, उसके बाद क्या हौसला भी कम हो गया है भाजपा का, आत्मविश्वास डगमगा गया है? नहीं श्रुति जी देखिए, बंगलोर से कांग्रेस के पास थी हमें तो वहां पर हमें वोट परसेंटेज थोड़े मार्जिन से हम भले ही कमलेश जी आपकी वोटिंग परसेंटेज बढ़े होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा विपक्षी पार्टियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आशीष नौटियाल जी, देखिए श्रुति जी, जनता समझने लगी है किस प्रकार से लोग तानाशाही कर रहे हैं। हमारे गजेंद्र भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उनको भी बोलने का काम कर रहे हैं कि नहीं तुम ही गलत हो। तो बता रहे हैं कि हम कुछ लिखते हैं तो हम पे केस लग जाते हैं। और मैं खुद देख रहा था कल को एक वीडियो जो इनका मैं शेयर करना चाह रहा था, वो शेयर ही नहीं हो पाया। अब क्या कारण है ये तो भाजपा वाले जाने। जो वहाँ पे शराब ये बांट रहे थे उसका वीडियो जो आ रखा था, जो फेसबुक में आ रखा था, मैं जो शेयर करना चाह रहा था तो मेरी आईडी ब्लॉक हो गई। अब क्यों हुई इसका कारण तो कमलेश ही जाने, क्योंकि बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है और उनको पता है कि किस किस तरीके के हथकंडे इन लोगों के पास है। क्योंकि इनके खिलाफ जो बोलेगा वो नहीं रह पाएगा, उसके पीछे पड़ जाएंगे। गरीब पार्टी पार्टी को बनना और झूठ को बोल करके जनता को घर में वोट देने की रही है। लेकिन जब वहाँ पर निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है काम किए ने उसको देकर के वहाँ पर कल वोटिंग की और जब रिजल्ट तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था भरोसा है अपनी प्रभु की जनता। चलिए कमलेश जी, जनता किस पर भरोसा जताती है, विश्वास जताती है? 23 नवंबर को जनादेश आएगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसके पक्ष में जनता ने वोट किया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। कमलेश जी
आशीष नौटियाल जी, गजेंद्र रावत जी, चर्चा में बने रहने के लिए, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब 23 नवंबर, बस मात्र कुछ दिन बाकी है, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार जनता के मन में कौन था और जनता किस पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है। 23 नवंबर की वो तारीख जब केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जनता ने क्या कुछ जनादेश दिया है, सभी के सामने होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।